अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर पश्चिमी न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ है और न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक चौटा उक्वा इंस्टीट्यूशन में हमलावर तेजी से मंच की तरफ दौड़ा और सलमान रुश्दी और इंटरव्यूअर पर चाकू से हमला कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि चाकू रुश्दी के गर्दन पर मारी गई है, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हुई, उनको अस्पताल ले जाया गया। अब हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। उसका मकसद क्या था और वो किस मंशा से यहाँ पर आया था, कौन वो है, इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हो गया। एक कार्यक्रम में हमलावर तेजी से मंच पर दौड़ा और सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो मंच पर ही गिर पड़े। फौरन सलमान रुश्दी को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है। दरअसल 33 साल पहले ईरान के धार्मिक नेता ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। उनके खिलाफ ये फतवा उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर हुआ था। इस हमले को उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सलमान रुश्दी जिस हॉल में लेक्चर के लिए पहुंचे थे, वहां करीब 4000 ऑडियंस मौजूद थे। सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ था। 75 साल के सलमान रुश्दी ने अपनी किताबों से दुनिया भर में पहचान बनाई। वो अपने उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर प्राइज और 1983 में बेस्ट ऑफ द बुकर्स पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद नदीम की सबसे पहले करते हैं। मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी के बाद जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े 6 लोगों पर ATS की नजर है। और यूपी ATS की कई टीमों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही नेपाल बॉर्डर से जुड़े जिलों में छापेमारी की है। मोहम्मद नदीम से पूछताछ में यूपी में फिदायनी हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आएगी, ऐसा भी अनुमान है। नुपुर शर्मा की हत्या के प्लान और उससे जुड़े लोगों का भी खुलासा होगा। मोहम्मद नदीम से NIA के साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं। तो मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी नदीम की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है और अब तहरीक-ए-तालिबान पर ATS की नजर पैनी हो गई है। देखिए, तहरीक-ए-तालिबान के 6 सदस्य रडार पर हैं। 6 लोगों पर जल्द ही खुलासा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि विवेक लगातार ATS की निगाहें हैं और देखिए नदीम की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इस मामले में क्या महत्वपूर्ण जानकारी और आज क्या प्रक्रियाएं रह सकती हैं ATS की तरफ से? जया, एक चेन बनती जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले सबाउद्दीन गिरफ्तार हुआ था आजमगढ़ से, जो ISIS का एजेंट था। उसके थोड़ा पहले अगर हम जाएं तो देवबंद से शहनवाज तेली गिरफ्तार हुआ था और आकिब अहमद मलिक गिरफ्तार हुआ था। दोनों जैश के आतंकी थे। अब नदीम की गिरफ्तारी और इससे पहले भी कई ISIS और अन्य संगठनों से जुड़े लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये पूरी चेन बनती जा रही है जो पूरे इस उत्तर प्रदेश में बड़ी तबाही की साजिश रचने को एक षड्यंत्र तैयार कर रही थी, साजिश कर रही थी। तो ATS लगातार संपर्क में है ऐसे अधिकारियों से, चाहे वो NIA के अधिकारियों में। पिछले दिनों NIA ने भी रेड की थी, देश के कई हिस्सों में की थी, यूपी में सहारनपुर में भी की थी और वहाँ से एक लड़के को उठाया भी था, पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया। ये लंबी चेन है जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए तमाम जो देश विरोधी ताकतें हैं, आतंकी ताकतें हैं, वो सक्रिय हैं और कुछ ना कुछ करने वाली हैं। नदीम को जब पकड़ा गया तो नदीम एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। 15 अगस्त को उसको कोई पुलिस भवन, ये पुलिस मुख्यालय भी हो सकता है, यानी जो सिग्नेचर बिल्डिंग बनी है वहाँ भी हो सकता है, क्योंकि सारा प्रदेश का सारा आला पुलिस अधिकारी, सारे विभाग पुलिस महकमे से जुड़े वहीं पर हैं और बड़े अधिकारी बैठते हैं। वहाँ निशाना बनाना उस बिल्डिंग को, ये एक बड़ा टारगेट था और एक बड़ा मैसेज भी था। जैसे ट्विन टावर जो अटैक किया गया था और वहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए थे पूरी तरह से, उस तरह की कोई साजिश यहाँ पर बम प्लांट करने की कर रहा था। चूँकि उसको ID बनाने का तरीका आता था, हैंड ग्रेनेड बनाने का तरीका आता था। उसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उस दस्तावेज को हम एक किताब की शक्ल में वो दस्तावेज
बॉयज़ हैं जो फिदाई फोर्स के नाम से है। फिदाई फोर्स यानी जो फिदाइन हमले होते हैं उनके लिए एक कंटेंट तैयार किया जाता है जिसमें सारी जो पॉइंटर्स के रूप में लिखा रहता है कि बम कैसे बनाएं और उसके लिए सामग्री कहां से लाएं। अगर हमें सामग्री नहीं मिलती है तो हम कौन से देशी उत्पादों को, जो देशी रॉ मटेरियल है, उससे हम बम बना सकते हैं। जैसे नौसादर हो गई, जो सफ़ेदा होता है वो हो गया। इस तरह के उत्पाद इकट्ठा करके हम किस तरह से एक हाई डेंसिटी का बम बना सकते हैं। इतनी तैयारी उसके पास थी कि अगर सामान नहीं मिलता है, बारूद नहीं मिलता है, तो हम बारूद कैसे बना सकते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद हो या तहरीक ए तालिबान हो उसको दे रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग संपर्क में थे। इसके जो आतंकी हैं वो संपर्क में थे। पाकिस्तान का जो जैश ए मोहम्मद का है सैफुल्ला, वो उसको गाइड कर रहा था। अभी तक की जानकारी में ये आया है कि सैफुल्ला से डायरेक्ट टच में था, टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, IMO जो चैट आता है, चैट प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए ये सब संपर्क में थे और लगातार बातें कर रहे थे आपस में। 6 ऐसे लोग भी चिन्हित हुए हैं जो सस्पेक्टेड हैं, वो उत्तर प्रदेश में हैं और दिल्ली में कुछ लोग चिन्हित हुए हैं। तो ATS की टीमें लगातार रडार पर उनको रखे हुए हैं, उनको ट्रैक कर रही हैं। नाम पता चल गए हैं, ठिकाने पता चल गए हैं, टीम दबिश भी दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के अलावा जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ, चूंकि जो पाकिस्तान से आते हैं वो सीधे नेपाल बॉर्डर से होते हुए आते हैं, वही एक आसान रास्ता है उनके लिए। उस रास्ते से आते हैं। नेपाल बॉर्डर में बहुत सारे मदरसे भी बन गए हैं, बहुत सारे खुलासे होते हैं, इसका इंतजार है। हालांकि ATS की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नदीम से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आप नजर बना के रखिएगा विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं और इस कारतूस का यूपी उत्तराखंड कनेक्शन सामने आ रहा है। और दिल्ली पुलिस की टीम ने 2000 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में रक्षित नेगी का देहरादून में गन हाउस भी है। एक आदमी जौनपुर का है और पुलिस की तफ्तीश में बहुत सारी बातें साफ हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार लखनऊ में इन कारतूसों का इस्तेमाल कहां पर होना है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और टेरर एंगल से भी पुलिस इसको देख रही है, खंगाल रही है। तो बारूदी जखीरे के पीछे साजिश आखिर है क्या, ये समझिए आप। लखनऊ देहरादून में कारतूस की सप्लाई की गई है। दिल्ली में 2000 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और साथ ही लाल किले से 11 किलोमीटर दूरी पर यह बरामदगी हुई है। तो समझिए 15 अगस्त का मौका, आज़ादी का मौका, और उस मौके पर इस तरीके से बारूदी जखीरे का मिलना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो हाई कैलिबर के हैं सभी जिंदा कारतूस से कहा जा रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इनसे होगी पूछताछ और पूछताछ में क्या जानकारी देते हैं, इनसे क्या खुलासा होता है और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जिंदा कारतूस के पीछे राज क्या है, अब इसकी पड़ताल हो रही है और साथ ही साथ ये पूरा कनेक्शन क्या है, किसका इसमें हाथ है, इन तमाम मुद्दों की भी पड़ताल हो रही है। और 2000 के आसपास ये जिंदा कारतूस बताए जा रहे हैं। और वहीं वाराणसी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें एक शख्स MP5 गन से फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया। दनादन फायरिंग करने का ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पचास सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स आम जनता के लिए बैन हो चुकी MP5 गन से कई राउंड फायरिंग करता दिखाई दिया। MP5 गन के साथ जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें युवक के साथ और लोग भी दिख रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति गोली चलाने का तरीका बता रहा है। इसके बाद वाराणसी का रहने वाला आलम नाम का शख्स निशाना साधते हुए एक एक कर 5 गोलियां चलाता है। जिस गन से फायरिंग की गई उसे सेना, NSG कमांडो और स्पेशल सुरक्षा दस्ते के जवान इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया।
पूछताछ में पता चला कि फायरिंग का वीडियो मौजूदा समय का नहीं बल्कि 8 साल पुराना यानी 2014 का है। इस वीडियो में एक युवक MP5 गन से फायर करता हुआ दिखाई देता है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम के द्वारा तत्परता से इस व्यक्ति की पहचान भेलूपुर निवासी आलम के रूप में की जाती है। उस व्यक्ति और उसके साथी के साथ डिटेल्ड पूछताछ से एक तथ्य निकल कर आया है कि यह घटना वर्ष 2014 की है और इस घटना का संबंध उत्तर प्रदेश से ना होके किसी अन्य राज्य से है। इस संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे स्तर से तैयार कर ली गई है और वो संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई। पुलिस ने युवक से पूछताछ करने के बाद एक रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेज दी है। साथ ही आलम के अपराधियों से कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। लखनऊ में महिला रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की हत्या से सनसनी का माहौल है। निर्मम तरीके से महिला ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया गया। पति ने गला काटकर महिला अधिकारी की हत्या की। मृतक महिला रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम शीला गुप्ता है। आरोपी पति को स्थानीय लोगों ने दबोचा और इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज का ये पूरा मामला है। हालांकि ये हत्या क्यों की गई, इसके पीछे राज क्या है, अब इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन जानकारी इस बात की है कि पति ने ही निर्मम तरीके से महिला को मौत के घाट उतारा। और इस बीच बड़ी खबर है गोरखपुर से। सीबीआई की डिप्टी एसपी को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई है। डिप्टी एसपी की गाड़ी को पीछे से 2 बार टक्कर मारी गई और पुलिस ने डिप्टी एसपी के मामले में दर्ज किया है मुकदमा। दिल्ली में तैनात सीबीआई के डिप्टी एसपी हैं, ये कहा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर के हादसे में मौत, कई मंत्रियों की जांच कर रहे हैं और पी चिदम्बरम और लालू प्रसाद यादव केस भी रुपेश कुमार के पास है। अब जानबूझ करके उनके साथ देखिए ये हादसा हुआ है। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में तैनात सीबीआई के डिप्टी एसपी हैं। ड्राइवर के स्कॉर्पियो गाड़ी तेज करने से यह हादसा टला और ये बड़ी खबर है। इस पूरे हादसे की जांच होगी। सीबीआई के डिप्टी एसपी को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई है और ये कहा जा रहा है कि गाड़ी को पीछे से 2 बार टक्कर मारी गई। पुलिस ने डिप्टी एसपी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या मकसद है, ये पता लगाने की कोशिश होगी। रुपेश कुमार इनका नाम है। अपने घर वो आए हुए थे, गोरखपुर उनका घर, और वहीं पर ये हादसा हो गया। और अब बात नोएडा के उस ट्विन टावर की भी करते हैं जिसको गिराने की कवायद तेज हो चुकी है और आज इसमें विस्फोटक यानी कि बारूद लगाने का काम होगा। इमारत को तोड़ने के लिए 3700 किलो का विस्फोटक लगाया जाना है और इसके लिए 2 अगस्त को पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एडविस कंपनी को एनओसी जारी कर दी गई है। और आज 13 अगस्त से दोनों इमारतों में विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम मानकों के ट्रायल हो चुके हैं और आज देखिए विस्फोटक लगाने का काम होगा। नोएडा के बीचों बीच ये वही इमारत है जिसे अब जमींदोज किया जाना है, जिसे ध्वस्त किया जाना है और जिसके लिए बाकायदा बारूद का इंतजाम किया गया है। देश के इतिहास में पहली दफा है जब किसी 32 मंजिली इमारत को बारूद से जमींदोज किया जाना है, जिसे गिराने के लिए आज से विस्फोटक लगाने का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को ढहाने की तारीख तय कर दी है। 28 अगस्त को नोएडा का ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को ध्वस्त करने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल होगा, जिसके बाद 9 सेकंड में दोनों टावरों को गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने का जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, पुलिस ने सुपरटेक ट्विन टावर का रास्ता बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया।
साथ ही सुपरटेक टावर के आसपास पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया। दरअसल सुपरटेक कंपनी ने जब ट्विन टावर को बनाकर खड़ा किया था तब सारे नियम कानून को खूंटी पर टांग दिया था। ऐसे में जब इस ट्विन टावर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा तो एक मिसाल भी कायम होगी कि कानून को खूंटी पर टांग कर दंदनाते हुए जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो जस की तस खड़ी नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें भी ऐसे ही ध्वस्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिसकर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पुलिस अधिकारियों ने किया देशभक्ति गानों पर डांस। कुशीनगर के एक गांव में पाकिस्तानी झंडा देखने से हड़कंप मचा। पुलिस ने घर पर पाकिस्तानी झंडा लहराने वाले को गिरफ्तार किया। बादम यमुना नदी में नाव पलटने से 24 घंटे के बाद चित्रकूट में लापता लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। गोताखोरों की टीम नदी लोगों की तलाश में नदी में उतरी है। ताजमहल के मुख्य गुंबद में 3 दिनों के लिए रोका गया प्रवेश। भीड़ बढ़ने की वजह से एएसआई ने लिया फैसला। पीलीभीत में नशे में धुत एक शख्स ने कार में की तोड़फोड़। लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। फिरोजाबाद में मोटरसाइकिल पर स्टंट करने का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात के गांव में मकान की कच्ची छत ढहने से हादसा हुआ। एक बच्चे की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।